हेलो फ्रेंड्स, एनआई एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़। हम लोग एमपी जीके पढ़ रहे थे और एमपी जीके के अंतर्गत हमने लास्ट में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पढ़ी थी। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो रहेगा हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। ठीक है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। अगर हम बात करें इसमें कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को देखें इसमें, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है इसमें मध्य उच्च प्रदेश। पहला वाला भाग अगर बात करें तो कौन सा है? तो फर्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा भाग है इसका, वो है रहेगा इसमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। जबकि तीसरा वाला भाग देखिए इसमें तो वो रहेगा इसमें पूर्वी पठार या फिर इसको बघेलखंड पठार के नाम से भी जानते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। अगर हम बात करें इसमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की, तो ये नीचे वाला जो क्षेत्र आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो है उसमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद दूसरा ले उसमें पूर्वी पठार। पूर्वी पठार की बात करें अर्थात बघेलखंड का पठार, तो ये वाला जो क्षेत्र पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये बघेलखंड का पठार जो है उसमें इसको कहते हैं। उसके बाद जितना भी भाग जो शेष बच रहा है, इस पूरे शेष भाग को कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश। किस नाम से जानते हैं इसको? मध्य उच्च प्रदेश के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद अगर देखें कि जो मध्य उच्च प्रदेश है, इस मध्य उच्च प्रदेश को मेनली फिर कितने भागों में बांटा है? तो मध्य उच्च प्रदेश को फिर कितने भागों में बांटा है? इसको 5 भागों में बांटा है। और 5 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है इसमें मालवा का पठार, मालवा का पठार। दूसरा है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। इसके अलावा तीसरा है इसमें बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। चौथा देखें तो वो है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। और 5वां देखेंगे तो वो है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। अगर हम बात करें इसमें तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग में से पहला है मालवा का पठार, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मालवा का पठार। उसके बाद दूसरा है मध्य भारत का पठार, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है इसको मध्य भारत का पठार के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद एक है बुंदेलखंड का पठार, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है इसको बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। एक और है रीवा पन्ना का पठार, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं रीवा पन्ना का पठार। आगे देखें तो नर्मदा सोन घाटी, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं नर्मदा सोन घाटी कहते हैं। अर्थात ये मध्य उच्च प्रदेश और मध्य उच्च प्रदेश को फिर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें इसमें कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा नीचे वाला क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। अब इसको भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है इसमें पश्चिमी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा। दूसरा है पूर्वी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा। और तीसरा है इसमें वो रहेगा इसमें मैकाल श्रेणी या मैकाल पर्वतमालाएं। क्लियर है? अर्थात सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को फिर 3 भागों में बांटा है। एक तो है पश्चिमी सतपुड़ा, दूसरा है पूर्वी सतपुड़ा और एक और हो जाएगा इसमें मैकाल श्रेणी। तो इनको हम लोग जो है उसमें डीप में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके जो उसमें पठार हम इसमें डीप में पढ़ेंगे। चाहे उसको मालवा के पठार की बात करेंगे, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है,
इसके अलावा नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा का पठार, इसके भी 3 भाग है, इनको भी हम जो है उसमें डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इनको। उसके बाद पूर्वी पठार या फिर बघेलखंड का पठार है, इसको भी हम डीप में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो एक एक करके जो है उसमें स्टार्ट करेंगे कि इनकी विशेषता क्या क्या है। इसके अलावा यहाँ पर जो है उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसके अलावा यहाँ पर जो उसमें फसल कौन सी होती है, इसके अलावा जो उसमें यहाँ के जो उसमें कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात कौन कौन से जिले जो है उसमें किस पठार के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये सारा मैटर हम जो है उसमें एक एक पठार के अंतर्गत जो है उसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम, वो करेंगे इसमें मालवा का पठार। तो पहले देखेंगे हम इसमें कि मालवा पठार की जो है उसमें विशेषता क्या है। ठीक है? अर्थात अगर हम बात करें इसमें तो मध्य उच्च प्रदेश का एक पहला वाला भाग है, वो लेंगे हम इसमें, फर्स्ट लेंगे मालवा का पठार। कौन सा लेंगे? मालवा का पठार। ठीक है? तो पहले तो देखिए हम इसमें कि मध्य प्रदेश के अगर पठार की बात करें इसमें, तो मध्य प्रदेश के पठार में मालवा का पठार जो है वो इसमें सबसे बड़ा पठार है। ठीक है? अर्थात अगर पूछे इसमें कि कौन सा पठार सबसे बड़ा पठार है, तो मालवा का पठार जो है उसमें सबसे बड़ा पठार है। क्योंकि अगर इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर है। और अगर परसेंटेज में देखें तो 28.62% जो है इसमें इसका क्षेत्रफल है। ये कितना है? 28.62%। और अगर क्षेत्रफल देखें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो एमपी का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें कि मालवा पठार की मिट्टी कौन सी है, तो मालवा का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें कि मालवा पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो मालवा पठार का जो निर्माण हुआ है वो दक्कन ट्रेक्ट की बेसाल्ट चट्टानों का जो उसमें इससे निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगर देखें इसमें कि जो मालवा का पठार है, इस मालवा पठार के अंतर्गत जो है उसमें कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर इसमें क्षेत्र देखें तो इधर से चलेंगे तो मंदसौर, नीमच, उसके अलावा मंदसौर, रतलाम। ठीक है? क्योंकि नीमच जो है उसमें मध्य भारत के पठार में आएगा, तो मंदसौर है। मंदसौर के अलावा जो उसमें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, ठीक है, भोपाल, इधर से चलेंगे हम तो गुना। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है इसमें मालवा के अंतर्गत आता है, अर्थात मालवा पठार में आता है। इसके अलावा अगर देखें कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वो है इसमें सिंगार चोटी है। कितनी कौन चोटी है? वो सिंगार चोटी है। और सिंगार चोटी कहाँ पर है? तो वो है इसमें इंदौर में। ठीक है? तो इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अगर पूछे इसमें कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है इसमें सिंगार चोटी है। क्लियर है? यहाँ की मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है? इसके बाद अगर बात करें हम इसमें कि यहाँ की जो है उसमें प्रमुख फसल कौन सी है मालवा पठार की, तो मालवा पठार की प्रमुख फसल में देखें तो एक तो गेहूं है, इसके अलावा जो है उसमें कपास है। ठीक है? तो ये जो है उसमें मालवा पठार की जो है उसमें प्रमुख फसल है ये, जिसमें यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर गेहूं, कपास, सोयाबीन ये इसमें सर्वाधिक होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर बात करें इसमें कि जो ये मालवा का पठार है, इस मालवा पठार में कौन कौन सी नदियां यहाँ पर जो है उसमें बहती हैं। तो मालवा के पठार से यहां से देखें हम तो एक तो है इसमें शिप्रा नदी। कौन सी नदी? शिप्रा। इसके अलावा अगर देखें तो चंबल। इसके अलावा देखें इसमें तो काली सिंध, काली सिंध। इसके अलावा जो उसमें पार्वती नदी। ठीक है? पार्वती, परवन है। इसके अलावा जो है उसमें शिवना नदी है। ठीक है? तो ये ऐसी नदियां हैं जो मालवा पठार से होकर जो है उसमें बहती हैं।
क्लियर है? क्षिप्रा, चंबल, कालीसिंध, पार्वती, परवन और शिवना, ये मालवा पठार से होकर बहने वाली नदियां हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम इसमें कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर जो है उसमें गुजरती है। क्लियर है? अर्थात मध्य प्रदेश के कितने जिले? 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये मालवा का पठार है, इस मालवा पठार को कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है? अर्थात कर्क रेखा मालवा पठार को जो है उसमें दो भागों में विभाजित करती है। आगे समझ में? तो ये हमने जो है उसमें मालवा पठार के अंतर्गत जो है उसमें कुछ मेन चीजें थी वो हमने इसमें पढ़ी है। अर्थात मालवा पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके अलावा यहाँ की जो उसमें मिट्टी कौन सी है, मिट्टी के अलावा यहाँ पर जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सारा मैटर हमने इसमें देखा था। क्लियर है? अगला पठार लेंगे हम, वो लेंगे इसमें मध्य भारत का पठार। ठीक है? तो अगर बात करें इसमें मध्य भारत के पठार की, तो यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? श्योपुर, मुरैना, इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र मध्य भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है? अर्थात अगर बात करें इसमें कि मध्य भारत पठार के जो उसमें अगर क्षेत्रफल देखें तो मध्य भारत का जो उसमें क्षेत्रफल है मध्य भारत के पठार का, तो वो है इसमें 32,896 वर्ग किलोमीटर इस पठार का जो उसमें क्षेत्रफल है। और अगर परसेंटेज में देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 10.68% के समथिंग है इसका। ठीक है? कहीं कहीं आपको 10.70 भी मिलेगा। तो मध्य भारत पठार की बात करें तो मध्य भारत पठार का क्षेत्रफल कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज में देखें तो 10.68% है ये। क्लियर है? अगर क्षेत्र की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक तो हो जाएगा इसमें श्योपुर, मुरैना, इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, ये वाला जो क्षेत्र है ये जो है उसमें मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें इसमें कि जो मध्य भारत का जो पठार है, इस मध्य भारत पठार की मिट्टी कौन सी है, तो मध्य भारत के पठार की जो मिट्टी है वो कौन सी है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य भारत पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें इसमें कि यहाँ की प्रमुख जो है वो इसमें फसल कौन सी है। ठीक है? तो यहाँ की अगर फसल देखें हम इसमें तो यहाँ पर जो है उसमें मुख्य रूप से सरसों होता है। क्या होता है इसमें? सरसों। ठीक है? अर्थात सरसों की फसल यहाँ पर जो उसमें अधिक मात्रा में जो उसमें बोई जाती है। ठीक है? और इसके अलावा अगर बात करें इसमें सरसों के अलावा देखिए इसमें तो एक तो है गेहूं, ठीक है, इसके अलावा ज्वार और एक और इसमें बाजरा। अर्थात मध्य भारत का जो पठार है, इस मध्य भारत के पठार के अंतर्गत जो है उसमें कौन कौन सी फसल आती है, तो सरसों, गेहूं, ज्वार और बाजरा। क्लियर है? इसके अलावा अगर देखिए इसमें हमने क्षेत्र पढ़े कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, और इसके अंतर्गत जो है उसमें ये नीमच वाला क्षेत्र भी जो है उसमें इसी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है ये। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें इसमें ये जो मध्य भारत का जो पठार है, ठीक है, ये मध्य भारत का पठार है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले का गोहद स्थान है। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, स्थान है, वो इसी पठार के अंतर्गत आता है। अर्थात कम वर्षा वाला स्थान इसी पठार में स्थित है, इसी पठार में स्थित है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें इसमें कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो मध्य भारत के पठार की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है उसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो यहाँ पर जो है उसमें एक तो चंबल नदी, इसके अलावा यहाँ पर चंबल नदी, चंबल के अलावा अगर बात करें तो एक है इसमें कूनो नदी, पार्वती नदी, इसके अलावा सिंध नदी। ठीक है? ये नदियां मध्य भारत के पठार के अंतर्गत जो उसमें बहती हैं। ये क्लियर है? कौन कौन सी? चंबल, कुनु, पार्वती और सिंध नदियां। ठीक है? तो ये जो है उसमें मध्य भारत पठार की बात हो गई है। आगे बढ़े, आगे देखिए इसमें
तो अगला लेंगे हम इसमें बुंदेलखंड का पठार। अगर बुंदेलखंड पठार की अगर बात करें हम इसमें, तो ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, इधर से लेंगे इसमें तो दतिया, शिवपुरी, ठीक है। इसके अलावा इधर से निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, और ये वाला जो क्षेत्र इसमें जिसमें सागर का, और ये वाला, तो ये बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। अगर बात करें हम इसमें कि जो बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड पठार का क्षेत्रफल कितना है, बुंदेलखंड पठार का जो क्षेत्रफल है वो 23,733 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 23,733 किलोमीटर बुंदेलखंड पठार का क्षेत्रफल है ये। और अगर देखिए ऐसे देखिए अपन इसमें परसेंटेज में, तो बुंदेलखंड पठार का जो उसमें क्षेत्रफल है ये है इसमें लगभग 7.7% है। कितना है, 7.7% है ये। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें इसमें कि ये बुंदेलखंड पठार है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत यहाँ पर जो उसमें काली और लाल बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पर जो उसमें पाई जाती है। ठीक है, ये वाला जो उसमें बुंदेलखंड पठार है। इसके अलावा अगर देखें इसमें कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो कौन सी है, तो वो है इसमें सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, 1172 मीटर ऊंचाई इसकी। तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है इसमें सिद्ध बाबा की चोटी है ये। क्लियर है। इस बुंदेलखंड पठार को भी जो उसमें दो भागों में बांटा है, एक तो इसमें पूर्वी बुंदेलखंड हो जाएगा और एक और इसमें पश्चिमी बुंदेलखंड हो जाएगा। पूर्वी बुंदेलखंड के अंतर्गत इधर से जो है उसमें निवाड़ी जिला, टीकमगढ़ जिला, छतरपुर जिला, ये वाला क्षेत्र जो है उसमें इसके अंतर्गत आएंगे। जबकि पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत इधर से आ जाएगा इसमें दतिया, शिवपुरी वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है उसमें पश्चिमी बुंदेलखंड के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि ये जो बुंदेलखंड पठार है, इस बुंदेलखंड पठार के जो उसमें प्रमुख फसल यहाँ पर कौन सी है, तो बुंदेलखंड पठार की अगर प्रमुख फसल की अगर बात करें हम इसमें, तो यहाँ पर जो उसमें प्रमुख फसल है वो है इसमें गेहूं, ज्वार, ठीक है, बाजरा, ये वाले जो उसमें इस बुंदेलखंड पठार की प्रमुख फसल है। इसके बाद अगर देखें इसमें कि बुंदेलखंड पठार की जो उसमें यहाँ से होकर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो बुंदेलखंड पठार में अगर नदियों की बात करें इसमें, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक तो बेतवा नदी यहाँ पर जो उसमें बहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से पहुज नदी बहती है। ठीक है, पहुज नदी सिंध नदी के सहायक नदी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बेतवा, पहुज, इसके अलावा जो है उसमें सिंध नदी, सिंध, ठीक है, ये नदियां बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत जो है उसमें बहती हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करेंगे हम इसमें, अगला पठार लेंगे वो रहेगा हमारा इसमें रीवा पन्ना का पठार। अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है ये रीवा पन्ना का पठार से उसमें जानते हैं इसको। और इसके अंतर्गत देखिए इसमें कि रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत कौन कौन से जो उसमें जिले आते हैं, तो इधर से चलेंगे हम इसमें तो रीवा, उसके बाद मेहर, सतना, फिर आगे चले इसमें तो दमोह। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है, पन्ना जिला है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें इसमें कि रीवा पन्ना का जो पठार है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो रीवा पन्ना पठार का अगर क्षेत्रफल देखें इसमें तो इसका क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 31,954 किलोमीटर रीवा पन्ना पठार का क्षेत्रफल है ये। क्लियर है। और अगर ऐसे देखें इसमें परसेंटेज में देखें तो ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल लगभग कितना है, 10.37% है ये। कितना है, 10.37% है। क्लियर है। इस रीवा पन्ना पठार को जो है उसमें विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो विंध्यन कगारी प्रदेश, विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी इस रीवा पन्ना पठार को जानते हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें इसमें कि ये रीवा पन्ना का पठार है, इस रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर देखिए हम इसमें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दमोह जिले में स्थित दमोह जिला, और वहां पर जो है उसमें स्थान है संग्रामपुर।
ठीक है। तो दमोह जिले के संग्रामपुर में यहाँ पर एक स्थित है जिसका नाम है गुडविल की चोटी। कौन सी चोटी है वो? गुडविल की चोटी। ठीक है। तो रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है इसमें गुडविल की चोटी भी है। ठीक है। इस गुडविल की चोटी को ही ये कह सकते हैं कि सद्भावना शिखर के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर के नाम से भी इसको जानते हैं। सद्भावना शिखर कहें, गुडविल की चोटी कहें, या इसका एक नाम और है कालुम्बी शिखर के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसमें? कालुम्बी शिखर के नाम से। तो रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है वो? गुडविल की चोटी है। ये 752 मीटर ऊंची है। तो ये जो है उसमें रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत कौन कौन सी यहाँ पर नदियां बहती हैं, तो रीवा पन्ना पठार में देखिए इसमें अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पर जो है उसमें एक तो टोंस नदी यहाँ से होकर जो है उसमें बहती है। इसके अलावा केन नदी यहाँ से बहती है। ठीक है। तो टोंस है, केन नदी है, ये नदियां जो उसमें रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत जो उसमें बहती है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि यहाँ की जो उसमें मिट्टी कौन सी है, अगर रीवा पन्ना पठार की अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर जो उसमें काली लाल मिश्रित मिट्टी यहाँ पर जो उसमें पाई जाती है। ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसमें? काली लाल और मिश्रित। ये मिट्टी यहाँ पर रीवा पन्ना पठार के यहाँ पर जो उसमें पाई जाती है। क्लियर है। अगला पठार लेंगे हम, वो रहेगा हमारा इसमें नर्मदा सोन घाटी, अर्थात मध्य उत्तर प्रदेश का जो उसमें पांचवा जो पठार है, पहला कौन सा था? मालवा का पठार, दूसरा था मध्य भारत का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा था इसमें रीवा पन्ना का पठार और पांचवा है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी की, नर्मदा सोन घाटी की, तो अगर नर्मदा सोन घाटी की बात करें इसमें तो नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्रफल देखें हम तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है ये? 86,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल लगभग जो है उसमें 27.9% के समथिंग है। कितना है ये? 27.9% है। अगर बात करें इसमें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो वो मालवा पठार है, और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो नर्मदा सोन घाटी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद अगर परसेंटेज देखें तो 27.9% है। इसके अंतर्गत अगर जिले की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जो उसमें जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नर्मदा सोन घाटी में, तो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत अगर जिलों की बात करें इसमें तो इधर से चलेंगे इसमें तो मंडला है, जबलपुर है, इसके बाद होशंगाबाद है, नर्मदापुरम है, आगे चले तो इसमें रायसेन है। ठीक है। फिर इसके अलावा जो उसमें खंडवा, खरगोन, फिर आगे चले इसमें तो इधर से देखें इसमें तो बड़वानी है, अलीराजपुर है। ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र इसमें नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। अगर बात करें इसमें कि नर्मदा सोन घाटी में यहाँ की मिट्टी कौन सी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, तो नर्मदा सोन घाटी में यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। किस क्षेत्र में? नर्मदा सोन घाटी में। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें कि नर्मदा सोन घाटी का जो उसमें निर्माण मतलब इस पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस पठार का निर्माण हुआ है वो दक्कन ट्रैक की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। क्लियर है। अगर बात करें इसमें कि ये वाला जो पठार है नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है, इसमें कौन कौन सी नदियां यहाँ पर बहती है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो उसमें इस वाले क्षेत्र में नर्मदा और एक और इसमें सोन नदी। ठीक है। इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत जो उसमें बहती है ये, एक तो नर्मदा और एक और कौन सी नदी? सोन नदी। ये जो है उसमें नर्मदा सोन घाटी में बहती है। क्लियर है। आगे बढ़े और अगर बात करें इसमें कि नर्मदा सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है, ये नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है, ये जो है उसमें निचला क्षेत्र है। अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान की बात करें तो वो कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है।
क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें कि नर्मदा नदी जो है उसमें ये बहती है, ये एक ब्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पे बहती है? इसमें ब्रंश घाटी, या फिर इसको रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं। तो नर्मदा नदी बहती है वो ब्रंश घाटी में बहती है, अर्थात नीचे वाला क्षेत्र सतपुड़ा है और ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? इसमें विंध्याचल पर्वतमालाएं। क्लियर है। तो ये मध्य उच्च प्रदेश के जो उसमें हमने 5 भाग पढ़े हैं, जिसमें से मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और एक और कौन सा हो जाएगा? नर्मदा सोन घाटी। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम तो अगला लेंगे इसमें पूर्वी पठार या फिर बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे हम, अर्थात ये वाला क्षेत्र। अगर हम बात करें इसमें बघेलखंड पठार की, तो बघेलखंड पठार के अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? अर्थात यहाँ से चलेंगे इसमें तो शहडोल है, शहडोल के अलावा इधर से देखिए हम इसमें तो कटनी, उसके अलावा सीधी सिंगरौली, ठीक है, उमरिया, ये वाला क्षेत्र बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर बघेलखंड पठार की अगर बात करें, इसका क्षेत्रफल देखें इसमें, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 21,577 वर्ग किलोमीटर है। कितना है ये? 21,577 वर्ग किलोमीटर है ये। और ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल लगभग ये कह सकते हैं कितना परसेंट है ये मध्य प्रदेश का? लगभग 7% है ये। कितना है ये? 7% है। अर्थात अगर बात करें इसमें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? बघेलखंड का पठार है। कौन सा है? एमपी का सबसे छोटा पठार कौन सा है? बघेलखंड का। और सबसे बड़ा कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा का पठार सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो नर्मदा सोन घाटी है ये। और सबसे पहला या सबसे छोटा कौन सा पठार है? तो बघेलखंड का। और दूसरा सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो वो है बुंदेलखंड का, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है लगभग कितना परसेंट है? वो 7% है। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 7.7% है। तो एमपी का सबसे छोटा पठार बघेलखंड का, और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? बुंदेलखंड का। सबसे बड़ा कौन सा है? मालवा पठार। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो नर्मदा सोन घाटी है। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें इसमें कि ये जो बघेलखंड का जो पठार है, इस बघेलखंड पठार का जो उसमें निर्माण कैसे हुआ है? तो ये इस पठार का निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड की चट्टानों से हुआ है। क्लियर है। आगे अगर बात करें हम इसमें, तो अगला पठार लेंगे वो रहेगा हमारा इसमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो अगर बात करें इसमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को मेन 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। अब वो 3 कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है इसमें पश्चिमी सतपुड़ा। कौन सा है? पश्चिमी सतपुड़ा। पश्चिमी सतपुड़ा। दूसरा है पूर्वी सतपुड़ा। तीसरा है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें सतपुड़ा पठार की, तो सतपुड़ा पठार मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, नीचे वाला आप पूरा देख रहे हो उसमें, तो ये पूरा क्षेत्र जो है उसमें सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। अर्थात इधर से अगर जिले की बात करें तो ये जो है उसमें बालाघाट है, ठीक है। तो बालाघाट है, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाढूना, बैतूल, ठीक है। फिर इधर से चले इसमें तो बुरहानपुर है, खंडवा, खरगोन, उधर से बड़वानी। ये नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, इस नीचे वाला क्षेत्र है इसमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा अगर देखें इसमें, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का जो उसमें अगर देखें इसमें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 34,000 वर्ग किलोमीटर, अर्थात लगभग 11% इसका क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है सतपुड़ा मैकाल श्रेणियों का, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, यहाँ पर जो उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में यहाँ पर भी जो है उसमें गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? गहरी काली मिट्टी। इसके बाद अगर देखिए इसमें कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, इसको 3 भागों में बांटाएंगे। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है इसमें पश्चिमी सतपुड़ा। पश्चिमी सतपुड़ा की अगर बात करें इसमें,
तो पश्चिमी सतपुड़ा को अगर देखिए इसमें, तो इधर से देखिए इसमें, तो गुजरात यहाँ से राजपीपला की पहाड़ी से लेकर ये बुरहानपुर जो दर्रा है, ठीक है, इधर वाले क्षेत्र को जो है उसमें क्या कहते हैं, इसमें पश्चिमी सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। अर्थात गुजरात, इधर से गुजरात से लेकर जो उसमें बुरहानपुर दर्रे तक ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को जो है उसमें पश्चिमी सतपुड़ा या फिर ये कह सकते हैं, हाँ, पश्चिमी सतपुड़ा के नाम से जानते हैं, या फिर जो उसमें इसको राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर है? इसके बाद लेंगे अपन पूर्वी सतपुड़ा। पूर्वी सतपुड़ा की बात करें तो जो बुरहानपुर दर्रा है, इस बुरहानपुर दर्रा से लेकर इधर जो मेकाल श्रेणियां हैं, अर्थात जो चंद्राकार जो उसमें अर्ध चंद्राकार मेकाल श्रेणियां हैं, इन मेकाल श्रेणियां जहां से जो उसमें स्टार्ट नहीं हो, वहां तक इस वाले क्षेत्र को जो है उसमें क्या कहते हैं, पूर्वी सतपुड़ा कहते हैं। यहां से लेकर इधर मेकाल श्रेणी जहां तक स्टार्ट नहीं हो, वहां वाले क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसमें इसको कहते हैं पूर्वी सतपुड़ा। और अगर हम बात करें इसमें कि पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर जो उसमें पंचमढ़ी, होशंगाबाद, यहाँ पर जो उसमें महादेव पर्वतमालाएं हैं। तो महादेव पर्वतमाला की अगर बात करें इसमें, तो महादेव पर्वतमाला में स्थित धूपगढ़ की चोटी, कौन सी चोटी, धूपगढ़ की चोटी, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो है वो इसमें यहाँ पर होशंगाबाद, पंचमढ़ी, महादेव पर्वतमालाएं, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और कौन सी है वो, धूपगढ़ की चोटी है। अगर मालवा पठार की बात करें तो सिंगार चोटी है। इधर से देखिए इसमें बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी देखें तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की है। रीवा पन्ना पठार की देखिए तो कौन सी है, गुडविल की चोटी है ये। और ये वाला जो स्थान जो है उसमें निचला स्थान है। तो इधर वाले क्षेत्र की बात करेंगे हम, पूर्वी पठार की, पूर्वी सतपुड़ा की बात करेंगे तो पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत अगर देखिए तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर जो इस पूर्वी सतपुड़ा में ही स्थित है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं हम कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की है। धूपगढ़ की चोटी जो है उसमें 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो ये जो उसमें धूपगढ़ की जो चोटी है ये 1350 मीटर सतपुड़ा पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा अगर देखें इसमें ओवरऑल तो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? और कहाँ पर है ये, तो धूपगढ़ महादेव पर्वतमाला होशंगाबाद में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। और एमपी का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा है, इसमें चौरागढ़ है। कौन सा है, चौरागढ़। इसके बाद अगर देखें इसमें तो मेकाल श्रेणी की बात करते हैं तो मेकाल श्रेणी ये अर्ध चंद्राकार रूप में फैला हुआ ये भाग है, ये जो है वो इसमें मेकाल श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और अगर मेकाल श्रेणी में देखें इसमें तो अमरकंटक का जो पठार है, ठीक है, अमरकंटक का पठार जो है इसमें इस मेकाल श्रेणी के अंतर्गत ही आता है ये। क्लियर है? तो ये हमने इसमें सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के जो उसमें 3 भाग थे, ये तीनों भाग हमने पढ़े हैं। क्लियर है? तो इधर से हमने इसमें मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार, इसके अलावा जो है उसमें सतपुड़ा मेकाल श्रेणियां, अर्थात देखिए सारे पठार हमने जो उसमें पढ़े हैं ये। क्लियर है? अब ये जो है उसमें इस मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के हम लोग जो है उसमें प्रश्नोत्तरी जो उसमें लेके आएंगे, उस प्रश्नोत्तरी को हम लोग इसमें बनाएंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें। उसके बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना आप देखिए। क्लियर है? क्योंकि हम जो उसमें पूरा एमपीजी का कोर्स आपको कवर करवाने वाले हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा इसमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। क्लियर है? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला जो वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा इसमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के एमसीक्यू रहेंगे, अर्थात उसमें प्रश्नोत्तरी हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू।